नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार के लिए महज 32 घंटे बाकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज पश्चिम बंगाल के बुनियादपुर और बिहार के अररिया में जनसभा। उत्तर प्रदेश के एटा में बीजेपी उम्मीदवार राजवीर सिंह और बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार के पक्ष में भी करेंगे प्रचार। चुनाव प्रचार में दिग्गजों ने झोंकी ताकत। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की कर्नाटक और केरल में रैलियां, राजनाथ सिंह की उत्तर प्रदेश में जनसभाएं, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी और केरल के वायनाड में प्रियंका करेंगे प्रचार। अखिलेश मायावती की यूपी के फिरोजाबाद और रामपुर में साझा रैलियां। कानपुर के पास रेल हादसा। हावड़ा न्यू दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस के 12 डिब्बे देर रात पटरी से उतरे। 13 मुसाफिर जख्मी। 900 यात्रियों को लेकर विशेष राहत ट्रेन दिल्ली रवाना। रेलवे ने कहा एलएचबी कोच की वजह से टला बड़ा हादसा। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में तेजी से बिगड़ रहे हैं हालात। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की त्रिपोली में फंसे 500 से ज्यादा भारतीयों को तुरंत शहर छोड़ने की सलाह। तनाव बढ़ने के बाद अप्रैल की शुरुआत से ही सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी। बैंकॉक में एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के पहले दिन शुक्रवार को भारत की शानदार शुरुआत। क्वार्टर फाइनल में सोनिया चहल और सतीश कुमार, 3 और भारतीय मुक्केबाजों ने अंतिम 16 में बनाई जगह। चीन में आज से शुरू हो रहे एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी मीराबाई चानू। और आइए शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार अब अंतिम चरण में है और चुनाव प्रचार के लिए अब 32 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरे दौर में 23 अप्रैल को 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 116 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में गुजरात की 26, केरल की 20, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 14 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 10, छत्तीसगढ़ की 7, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5, असम की 4 सीटों पर चुनाव होना है। इसके अलावा गोवा की 2 सीटें भी इस चरण में शामिल हैं, जबकि जम्मू कश्मीर, दादर नागर हवेली और दमन दीव की 1-1 सीट पर मतदान होना है। इस दौर में कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। जिन दिग्गज उम्मीदवारों पर सबकी नजरें हैं उनमें गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, ओडिशा के पुरी लोकसभा सीट से संबित पात्रा, उत्तर प्रदेश के रामपुर से जयप्रदा, पश्चिम बंगाल की जंगीपुर लोकसभा सीट से अभिजीत मुखर्जी, मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और पीलीभीत से वरुण गांधी का नाम शामिल है। ओडिशा में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए भी कल शाम प्रचार थम जाएगा और इस चरण में विधानसभा की 42 सीटों पर भी 23 अप्रैल को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न दलों के नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में 4 जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री पहले पश्चिम बंगाल के बुनियादपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में बालूरघाट, मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद संसदीय क्षेत्रों में मतदान होना है। साथ ही पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री बिहार के अररिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार में तीसरे चरण में 5 सीटों सुपौल, खगड़िया, मधेपुरा, अररिया और झांझरपुर में मतदान होना है। बिहार के बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां वो एटा और बरेली में जनसभा में हिस्सा लेंगे।
प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के एटा में बीजेपी उम्मीदवार राजवीर सिंह और बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार के पक्ष में प्रचार करेंगे। तीसरे चरण में मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत सीट पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा। तो अब तीसरे चरण के लिए किस तरह से प्रचार जारी है, उत्तर प्रदेश की सरगर्मियां हमें बताएंगे हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं एटा से, साथ ही हमारे साथ गुजरात से जुड़े हमारे संवाददाता रवीन सिंह शोरान। नवविक्रम, पहले आपका रुख करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एटा में जनसभा में हिस्सा लेंगे, बरेली में भी चुनाव प्रचार करेंगे। अगर एटा की बात करें जहां मौजूद हैं, तो 2014 में यहां से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह बीजेपी के टिकट पर जीते और इस बार भी वो ही प्रत्याशी हैं और प्रचार करते आज प्रधानमंत्री भी नजर आएंगे। किस तरह की हलचलें हैं? प्रीति, अगर इस इलाके की बात करें, एटा, मैनपुरी और फिरोजाबाद, जिस पूरे इस इलाके में चुनाव है जहां 10 सीटों पर, इसमें से ज़्यादातर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का कब्जा माना जाता था, समाजवादी पार्टी का बेहद प्रभाव माना जाता था। और मैनपुरी में ख़ास तौर पर मुलायम सिंह यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां से मुलायम सिंह यादव और मायावती की जो कल साझा रैली हुई, वहां पूरे इलाके को संदेश देने की कोशिश की गई कि जो वोट है, जो सपा और बसपा का वोट है, वो एकजुट हो। आज वही देखना दिलचस्प होगा कि इन 10 सीटों पर आज एटा और बरेली में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करेंगे, वो क्या संदेश देते हैं। और इन सीटों पर पिछली बार अगर मैनपुरी को छोड़ दें या बाकी इलाके में, तो बीजेपी काफ़ी मजबूती से 2014 में लड़ी थी। इस बार बीजेपी अपना वो प्रदर्शन दोहराना चाहेगी। इसके बाद अगले चरण में भी वो जो तीसरा और चौथा चरण है, दोनों समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं और समाजवादी के पार्टी के गढ़ में एक बार फिर बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन दोहराना चाहेगी। इसी कोशिश में प्रधानमंत्री आज एटा आ रहे हैं और वो आसपास के पूरे इलाके के लोगों के लिए जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, वो प्रचार करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवविक्रम इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आपका। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में सेना, डिफेंस डील, किसान, रोजगार, चुनाव के दौरान आयकर विभाग की छापेमारी से जुड़े सवालों के जवाब दिए। आतंकवाद को लेकर 5000 साल पुरानी महान संस्कृति को अपमानित करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। एक महिला को, वो भी एक साध्वी को, इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया। और मैं गुजरात में रह के आया हूं, मैं कांग्रेस की मोडस ऑपरेंडी को भली भांति समझ गया हूं। वो क्या करते थे, जैसे फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं, वैसे पहले कागज पे बैठ करके स्क्रिप्ट लिखते हैं कि ऐसे ऐसे एक छोटा सा कहीं से ढूंढ के लाएंगे, उसको ऐसे फैलाएंगे, फिर इसमें ऐसे रंग भरेंगे, फिर ऐसे अंदर एक विलन को ले आएंगे, फिर उसके अंदर ऐसा हीरो हीरोइन लाएंगे और फिर स्टोरी बनाएंगे। और फिर जाकर के हमारे यहाँ जितने एनकाउंटर हुए, उन सबको ऐसे ही चलाया गया। हर घटना को ऐसी खींचते थे, जोड़ देते हैं। दूसरी बात मैंने देखा, जस्टिस लोया का जिसका नेचुरल मृत्यु हुआ था, उसी मोडस ऑपरेंडी से ऐसा केस बना दिया जैसे उनकी हत्या हो गई, उसी प्रकार से बना। तो ये, और इन दिनों भी ईवीएम को लेकर के लंदन में प्रेस करने वाले लोग थे, उसी मोडस ऑपरेंडी से किया। अभी हमने उन्होंने झूठी वीडियो बना करके डिमोनेटाइजेशन को लेकर के ड्रामा किया, वो भी ऐसा ही हुआ। अभी भी शायद 4 दिन पहले ऐसे ही एक ड्रामा किया था। तो ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है, उसी मोडस ऑपरेंडी का हिस्सा है। और समझौता एक्सप्रेस का जजमेंट आ गया, क्या निकला। और आपने बिना सबूत को दुनिया में 5000 साल तक जिस महान संस्कृति और परंपरा ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया, सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया का संदेश दिया, जिस संस्कृति ने एकम सद विप्रः बहुधा वदन्ति का संदेश दिया, ऐसी संस्कृति को आपने आतंकवादी कह दिया। उन सबको जवाब देने के लिए एक सिंबल है और इस सिंबल कांग्रेस को महंगा पड़ने वाला है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज कर्नाटक और केरल में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज कर्नाटक के शिमोगा में रंगप्पा सर्कल से अंबेडकर सर्कल तक रोड शो करेंगे और इसके बाद अमित शाह केरल का दौरा करेंगे, जहां वो पट्टनमथिट्टा में रोड शो करेंगे।
अल्पुझा में भी अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे। 23 अप्रैल को तीसरे चरण में कर्नाटक में बाकी बचे 14 और केरल की सभी 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री आज उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ और बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के उरई में बीजेपी उम्मीदवार भानु प्रताप के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और दुर्ग में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बिहार के सुपौल में भी राहुल गांधी का कार्यक्रम है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी केरल के वायनाड में चुनाव प्रचार करेंगी। वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के रामपुर में अखिलेश यादव और मायावती संयुक्त रैली करते नजर आएंगे। तो तीसरे चरण में गुजरात में चुनाव होना है, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान। रविंद्र, बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दोनों का ये गृह राज्य है और पिछले 2 दशक से यहाँ बीजेपी का एक तरह से एक छत्र राज कायम है। 2014 में क्लीन स्वीप किया बीजेपी ने, वहीं जो कांग्रेस है वो 2017 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से उत्साहित नजर आ रही है। कुल मिलाकर कैसा माहौल है गुजरात में चुनाव को लेकर? जी देखिए, गुजरात प्रीति बीजेपी के लिए बहुत लंबे समय से बड़ा महत्वपूर्ण राज्य रहा है। गुजरात की जो गांधीनगर सीट है उसको बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वहाँ से लड़ रहे हैं। इस तरह के बड़े नेता, और गुजरात स्टेट से ही नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में अरुण जेटली भी गुजरात स्टेट से जीत करके राज्यसभा में जाते रहे हैं। तो इस लिहाज से गुजरात बेहद महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, ख़ासतौर पर पिछले 2 दशक के करीब से जब से सरकार यहाँ पर है बीजेपी की जी, लगातार बीजेपी हर विधानसभा चुनाव को यहाँ बड़ी आसानी से जीतती आ रही है। गुजरात का जो मॉडल पूरे देश में, पिछले 2014 में प्रधानमंत्री जब उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, तब उन्होंने इस पूरे गुजरात मॉडल के विकास का प्रचार किया था और उसी की वजह से एक बड़ी भारी जीत पूरे देश में उनको मिली थी। उसी जीत को दोहराने के लिए एक बार फिर से लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है। 2014 में जिस तरीके से 26 सीटें जीती थी, उसी तरह से इस बार भी उन्हीं समीकरणों को दोहराते हुए एक बार फिर से क्लीन स्वीप की तैयारी और कोशिशें बीजेपी लगातार यहां पर कर रही है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जिस तरीके से 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को कुछ सफलता मिली थी, करीब 75 सीटों पर उनको चुनाव में जीत मिली थी, और खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर कुछ फार्मर अनरेस्ट था या फिर कुछ जातिवादी, यानी एक तरह से देखेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दावा कर रहे हैं कि उनका प्रदर्शन गुजरात में पहले से बेहतर होगा। तो देखना होगा कि किस तरह से यहाँ चुनावी माहौल आगे उसे लेकर सरगर्मियाँ बढ़ती हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र, इस जानकारी को हम तक पहुँचाने के लिए। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कल उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने कल कानपुर में रोड शो किया। कांग्रेस महासचिव ने घंटाघर से रोड शो की शुरुआत की। कानपुर के कांग्रेस उम्मीदवार श्री प्रकाश जायसवाल के लिए उन्होंने प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने इससे पहले राजबब्बर के लिए भी रोड शो किया था। और इस दौरान हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन शर्मा ने प्रियंका गांधी के रोड शो का जायजा लिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रोड शो आप देख सकते हैं कि साथ में बैठे हैं श्री प्रकाश जायसवाल। श्री प्रकाश जायसवाल यूपीए में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं और फिर से जनता से वोट मांग रहे हैं, और इस माफीनामे के साथ कि अगर उनसे कोई गलती पिछली सरकार में हो गई होगी तो उसे माफ कर दीजिए और फिर से एक बार काम करने का मौका दीजिए। लोग भी इसे स्लोगन लगा रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो न्याय होगा। प्रियंका गांधी को आप जिस तरह से देख सकते हैं कि लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं, फूल का माला अपने हाथों में ले रही हैं, बदले में फूल का माला उनको दे रही हैं और लोगों से यही कह रही हैं कि वोट देने जरूर जाइएगा और कांग्रेस को वोट दीजिएगा। कैमरा पर्सन प्रसन्न कर्माकर के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, राज्यसभा टेलीविजन।
पश्चिम बंगाल और ओडिशा की सत्तारूढ़ पार्टियों पर हिंसा करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कल चुनाव आयोग से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अतिरिक्त केंद्रीय बलों की तैनाती और सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसे उपाय करने की अपील की है। बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को अलग अलग मुद्दों से जुड़े 3 ज्ञापन सौंपे हैं। बीजेपी ने आयोग से अनुरोध किया कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बचे हुए चरणों में सुचारू ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के दौरान नादिया जिले के नोडल मतदान पदाधिकारी अर्नब राय लापता बताए जा रहे हैं। गुरुवार को विप्रदास चौधरी पॉलिटेक्निक कॉलेज में उनकी पोलिंग ड्यूटी लगाई गई थी। 18 अप्रैल को चुनाव ड्यूटी के दौरान दोपहर लंच के बाद से उनका कुछ पता नहीं चल पाया। उन पर ईवीएम और वीवीपैट मशीन की अहम जिम्मेदारी थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में गरीबों को 72,000 रुपए सालाना की आर्थिक मदद देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पार्टी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि इस तरह की घोषणा वोटरों को रिश्वत देने की कैटेगरी में क्यों नहीं है। यह भी कहा गया है कि क्यों ना पार्टी के खिलाफ पाबंदी और दूसरी कोई कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है। कांग्रेस और चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि इस तरह की घोषणा रिश्वतखोरी और वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश के समान है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में गरीबों को 72,000 सालाना देने का वादा करके मतदाताओं को प्रलोभन दिया है। यह आचार संहिता का उल्लंघन है। और अब बात चुनाव स्पेशल की। उत्तर प्रदेश के 80 संसदीय सीटों में फिरोजाबाद लोकसभा सीट बेहद चर्चित सीटों में शुमार है और हर किसी की नजर इस सीट पर रहेगी क्योंकि यहां पर चुनावी लड़ाई चाचा भतीजे के बीच होने वाली है। समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव एक बार फिर फिरोजाबाद से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिन्हें चुनौती चाचा शिवपाल सिंह यादव से मिल रही है। वहीं बीजेपी भी इस सीट पर जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है। चूड़ियों के शहर के नाम से मशहूर फिरोजाबाद का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह। आज अपने चुनावी सफर में आपको लिए चलते हैं फिरोजाबाद। मुलायम सिंह यादव घराने की परंपरागत सी सीट बन चुके फिरोजाबाद में इस बार मुकाबला दिलचस्प है। चाचा भतीजे ही आमने सामने हैं। बीजेपी की मौजूदगी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि किस तरीके का मिजाज है यहाँ के सियासी समीकरणों का, साथ ही उनकी क्या समस्याएं हैं। तो सफर करते हैं फिरोजाबाद का। परिवार के 2 दिग्गजों की लड़ाई के लिए इन दोनों मशहूर फिरोजाबाद वैसे जाना जाता है अपनी चूड़ियों के लिए। तरह तरह की बेमिसाल नायाब चूड़ियां यहां से देश और दुनिया में भेजी जाती हैं, खरीदी जाती हैं, जिनका व्यापार होता है। लेकिन इन दिनों यहां जो सियासी हालात हैं, जो राजनीतिक उथल पुथल है, क्योंकि 2 दिग्गजों की लड़ाई है, दोनों मुलायम परिवार से आते हैं, दोनों एक साथ पार्टी में काम कर चुके हैं। और यहाँ फिरोजाबाद की जनता से बात करते हैं कि किस तरीके से वो देखती है इस पूरी लड़ाई को, क्योंकि फिरोजाबाद की जो सीट है कुछ दिनों से, पिछले कुछ चुनाव से मुलायम परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। हालांकि निर्दलीय से लेकर कई अलग पार्टियों का 90 के दशक में यहाँ पर जो बीजेपी का बोलबाला था, लेकिन 2009 के बाद यहाँ पर अखिलेश यादव भी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। राज बब्बर जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ही बात करूँगा, नाम बता दीजिए। जी मनीष। मनीष, इस बार आपको पिछले चुनावों से क्या अलग लगता है, कितना खास है? बिल्कुल खास है। यहाँ चचा भतीजे की लड़ाई है और फिर दोनों ही प्रत्याशी बाहर से हैं। अब की से बीजेपी ने अपने यहाँ का कैंडिडेट उतारा है, देखते हैं क्या होता है आगे। बीजेपी ने यहाँ से अपना जो मौजूदा हालात में यहाँ से लोकल कैंडिडेट उतारा है, तो चाचा भतीजे पर इस पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा और बीजेपी के कैंडिडेट जो इन दोनों की लड़ाई में वही जीतेंगे। गौरव, आप ये बताओ कि फिरोजाबाद को किस तरीके से देखते हो? क्या यहाँ और होने की ज़रूरत है, क्या काम करने की ज़रूरत है? देखिए, फिरोजाबाद
बेसिकली चूड़ी और ग्लास का शहर है ना। और चूड़ी यहाँ पे फेमस है, तो इसलिए यहाँ की सरकार ने, अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ पे कई फैक्ट्री लगाने की जो योजना चलाई है, तो चीज़ें अभी हो रही हैं, सरकार कर रही है काम। उत्तर प्रदेश सरकार ने अच्छा काम किया है। फिरोज़ाबाद की जनता, अलग अलग इनके मुद्दे हैं, अलग अलग तरीके के विचार हैं, लेकिन इस बार फिरोज़ाबाद ये ज़रूर तय करेगा सपा में वर्चस्व की जंग को। क्या शिवपाल सिंह यादव उतने प्रभावी रह पाएंगे, यहाँ की सीट जीतने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिरोज़ाबाद की लड़ाई को बीजेपी ने त्रिकोणीय बना दिया है और इस बार नतीजे यहाँ दिलचस्प देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन अमित राज गुप्ता के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, फिरोज़ाबाद। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के आम चुनाव पर दूसरे देशों की भी बारीक नजर है। इस दौरान भारत की विदेश और घरेलू नीतियों के मुद्दों पर हो रही बहस को भी गंभीरता से देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने भारत में जर्मनी के राजदूत जैस्पर वेक से खास बातचीत की। Deputy Ambassador of Germany in India is with me. Ambassador, this is the election time in India, and how are you watching Indian elections? Well, the impression that I take home for the time being is that India is a very vibrant democracy with competition between the various parties, between the various politicians. So it is democracy in the best sense of the word. So the type of debate that is taking place in India in the election time, how you evaluate it? How are you seeing it? Well, it's a very important debate. It's a debate on social issues, on economic issues. It's also on international issues and the Indian posture in the region. So the topics that are highlighted by the politicians are very close to the hearts and minds of the people, and that is what an election campaign should be about, to unfold programs and manifestos for the future and give the people an opportunity to choose how they want their country to be developed in the upcoming years. So do you think that this election will also shape, this debate will also shape the foreign policy of India in future? Well, there has been a lot of continuity in foreign and international policy of India. There have been nuances, but the most important thing is that India's role in the world has increased over the last years and decades. And of course, this entails new responsibilities. And that's for us the great news, if I might say so, that with India we have a partner that is becoming stronger and stronger, a partner with whom we can tackle international challenges, global challenges in a much more effective way than this would have been possible decades ago. So we look for a partnership and we have a keen interest in a strong and prosperous India. और कुछ और अहम खबरों पर नजर डालेंगे। हावड़ा से दिल्ली आ रही पूर्वा एक्सप्रेस शुक्रवार देर रात करीब 1:15 बजे के करीब कानपुर के पास पटरी से उतर गई। पूर्वा एक्सप्रेस के 12 कोच पटरी से उतर गए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। करीब 13 यात्रियों के घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस बीच 900 यात्रियों को लेकर विशेष राहत ट्रेन दिल्ली रवाना हो चुकी है। रेलवे ने कहा है कि LHB कोच की वजह से बड़ा हादसा टल गया है। हालात ये हैं कि सारे यात्री यहाँ से जा चुके हैं। जो यात्री डिरेल्ड कोचेस में थे, उनको रात में ही हम लोगों ने विशेष बसों के द्वारा यहाँ से कानपुर सेंट्रल भिजवा दिया। वहाँ से उनकी विशेष रेलगाड़ी से वो ऑलरेडी जा चुके हैं दिल्ली अपने गंतव्य स्थल की तरफ। अभी हादसे की वजह के बारे में हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि हादसे की वजह बहुत स्पष्ट नहीं है, या बल्कि बोला जाए तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। जो भी साक्ष्य हैं, जो एविडेंसेस हैं, उनको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं मेजरमेंट्स के द्वारा या फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के द्वारा। फेसबुक अपने यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर फिर सवालों के घेरे में है। अब फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी इंस्टाग्राम के लाखों यूजर्स के पासवर्ड रिवील होने का मामला सामने आया है।
सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक ने मार्च के आखिरी में बताया था कि उसने अनजाने में सामान्य टेक्स्ट में पासवर्ड संग्रहित कर लिए थे, जिसके कारण उसके हजारों कर्मचारियों के लिए उन्हें खोजना संभव हो गया। तो एक बार फिर फेसबुक अपने यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर सवालों के घेरे में आ गया है। अब फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी इंस्टाग्राम के लाखों यूजर्स के पासवर्ड रिवील होने का मामला सामने आया है। फेसबुक ने मार्च के आखिर में ये बताया था कि उसने अनजाने में सामान्य टेक्स्ट में पासवर्ड संग्रहित कर लिए थे, जिसके कारण उसके हजारों कर्मचारियों के लिए उन्हें खोजना संभव हो गया। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में लीबिया में संकट और गहरा गया है। राजधानी त्रिपोली में हिंसा लगातार बढ़ रही है। इस बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि 500 से ज्यादा भारतीय लीबिया की राजधानी त्रिपोली में फंसे हुए हैं और उन्होंने अपील की है कि वो तुरंत शहर छोड़ दें। वहीं विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर वो लोग तुरंत वहां से नहीं निकलते हैं तो बाद में उन्हें निकालना बेहद मुश्किल होगा। संयुक्त राष्ट्र समर्थित प्रधानमंत्री फयाज अल सराज को सत्ता से बेदखल करने के लिए लीबिया के सैन्य कमांडर खलीफा के समर्थकों ने त्रिपोली हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 2 हफ्तों में लीबिया की राजधानी में करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है। विदेश मंत्रालय ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। खेल की अहम खबरें। बैंकॉक में एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप के पहले दिन भारतीय मुक्केबाजों की शानदार शुरुआत रही। सोनिया चहल और सतीश कुमार चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं दीपक, रोहित टोकस और आशीष अगले दौर में पहुंच गए हैं। सोनिया चहल ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में वियतनाम की डो न्या युआन को 5-0 से हराया। सतीश कुमार ने 91 किलोग्राम भार वर्ग में ईरान के ईमान आर को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं दीपक ने पुरुषों के 49 किलोग्राम वर्ग में वियतनाम के लोई बुई कोंग डांग को मात देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। तो 64 किलोग्राम भार वर्ग में रोहित टोकस ने ताइवान के चू इन लाई को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इसी तरह 69 किलोग्राम भार वर्ग में आशीष ने भी शानदार अंदाज में कैमरून के वी.वाई. सोफोर्स को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह सुरक्षित कर ली। वहीं चीन में आज से एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप शुरू हो रही है। मीराबाई चानू एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। वजन वर्गों में बदलाव करने के बाद 48 की जगह 49 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा ले रही मीराबाई चानू भारत की पदक की प्रबल दावेदारों में शामिल हैं। पुरुष वर्ग में भारत की नजरें युवा ओलंपिक चैंपियन जेरेमी लाल रिननुंगा पर टिकी होंगी। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।